नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 अजबांती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। आइए जानते हैं यह धारा क्या कहती है। कुछ उदाहरण और सारांश के माध्यम से इस धारा को आज हम समझेंगे। जब कोई व्यक्ति जिस पर अजबांती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजबांती अपराध किया है, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना या निरुद्ध किया जाता है या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। किंतु जमानत दी जाएगी, लेकिन किस प्रकार जमानत दी जाएगी इसको हम कुछ बिंदु के माध्यम से समझते हैं। पहला, यदि वह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। अगर संदेह है कि वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है तो वह व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु अथवा आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है या वह 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किंतु 7 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किया गया संज्ञेय अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु अगर ऐसे मामलों में वह कभी अभियुक्त रहा है तब वह नहीं छोड़ा जाएगा। किंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है। अगर वह नाबालिग है तब उसको छोड़ा जा सकता है, या कोई स्त्री या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है। इसमें कंडीशन है कि अगर वह 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तब वो छोड़ा जा सकता है। कोई स्त्री है तब वह उसको छोड़ सकते हैं। कोई रोगी है या शिथिलांग है तब उसको छोड़ा जा सकता है। परंतु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए हो सकती है। जमानत स्वीकृत करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और वह वचन देता है कि वह ऐसे संदेहों का जो न्यायालय द्वारा दिए गए हैं अनुपालन करेगा। अगर वह इस बात की गारंटी देता है कि जो भी न्यायालय द्वारा आदेश किए जाएंगे उसका अनुपालन वह करता रहेगा, तब भी वो छोड़ा जा सकता है। परंतु यह और भी कि किसी व्यक्ति को यदि उस द्वारा किया गया अभिकथन अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या 7 वर्ष अथवा उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत नहीं छोड़ा जाएगा। लोक अभियोजक अपना पक्ष रख देंगे, उनके सुनने के बाद ही न्यायालय ऐसे मामलों में जिसमें आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है या 7 वर्ष से अधिक की सज़ा है, तो उसमें लोक अभियोजक के सुने बिना न्यायालय नहीं छोड़ेगा। दूसरा, यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को यथास्थित अन्वेषण जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने आजीवन अपराध
अजबांती अपराध किया है परंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं तो अभियुक्त धारा 446 का के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेकानुसार इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रभुओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। अगर जांच चल रही है और वह संदेह है, उसके ऊपर संदेहात्मक है, तो उसको जो है बंधपत्र पर 2 गवाहों के साथ उसको छोड़ दिया जाएगा। तीसरा, जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास से किसी अवधि 7 वर्ष जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की या उससे अधिक की है दंडनीय कोई अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अध्याय 6, अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन कोई अपराध करने या ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेषण या षड्यंत्र या प्रयत्न करने का अभियोग या संदेह है, उपधारा 1 के अधीन जमानत पर छोड़ा जाता है तो न्यायालय शर्त अधिरोपित करेगा कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा। अगर उपरोक्त जो धाराएं बताई भारतीय दंड संहिता के अधीन अगर उससे रिलेटेड मामला है तो ऐसा व्यक्ति अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों पर छोड़ा जाएगा। जो भी उसमें बंधपत्र में शर्त होंगी वह सशर्त छोड़ा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने पर अभियोग या संदेह है कोई अपराध नहीं करेगा। मतलब इस प्रकार का कोई अपराध दोबारा वह नहीं करेगा, यह भी शर्त होगी। तीसरा, कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिखेरेगा। अगर ऐसे व्यक्ति को अजबांती मामले में कोर्ट द्वारा छोड़ भी दिया जाता है तो यह कोर्ट द्वारा निर्देश रहता है कि जो भी उस अभियोग या उस मुकदमे से जुड़े साक्ष्य हैं उनको नष्ट नहीं करेगा, उनमें जो भी गवाह हैं या जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेगा। चौथा, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसा करने के लिए कारणों का विशेष कारणों को लेखबद्ध करेगा। ऐसे मामलों में अगर जमानत दे भी दी जाती है तो न्यायालय उस पर जो भी किस कारण यह दिया जा रहा है जमानत उसका लेखबद्ध करेगा। पांचवा, यदि कोई न्यायालय जिसने किसी व्यक्ति को उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन जमानत पर छोड़ा है ऐसा करना आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जमानत दे भी दी गई है तो न्यायालय जब चाहेगा उस व्यक्ति को अपनी सुपुर्दगी में लेकर जेल अभिरक्षा में रख सकता है। छठवां, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी किसी मामले में ऐसे व्यक्ति का विचारण जो किसी अजमानती अपराध का अभियुक्त है उस मामले में साक्ष्य देने के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन की अवधि के अंदर पूरा नहीं हो जाता तो यदि ऐसा व्यक्ति उस संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट अथवा निर्देश न दे वह मजिस्ट्रेट की समाधानप्रद जमानत पर छोड़ा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर अजबांती मामले में अभियोग दर्ज किया गया है और 60 दिन के अंदर उसकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तब भी न्यायालय अपने स्वविवेक पर या अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर उस अभियुक्त को छोड़ सकता है। यदि
7वां, यदि अजबांती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्णय दिए जाने के पूर्व किसी समय न्यायालय की यह राय है कि वह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए पदभुओं रहित बंधपत्र उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाएगा। अगर जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आ गई है, पुलिस अधिकारियों द्वारा या न्यायालय के संज्ञान में जो भी जांच हुई है, अगर न्यायालय को यह लगता है कि यह व्यक्ति निर्दोष है, यह व्यक्ति झूठा फंसाया गया है या इस व्यक्ति के विपक्ष में ऐसे साक्ष्य नहीं है जो इसको दोषी ठहरा सकें, तो ऐसे मामले में भी स्वविवेक पर न्यायालय बंधपत्र प्रभुओं के रहित बंधपत्र पर अभियुक्त को छोड़ सकता है। टिप्पणी, जमानत का रद्दीकरण। जमानत रद्द किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अभियुक्त गंभीर प्रकृति के अन्य मामलों में अंतर्ग्रस्त है, उमर उन्माद चामड़िया बनाम अब्दुल 2004 क्रिमिनल लॉ जाफ्ता 1364। जमानत प्रदान करने के लिए आपराधिक पूर्ववित्त की सुसंगत। यद्यपि अभियुक्त की दांडिक पूर्ववित्त सदैव इस प्रश्न का अवधारक नहीं है कि क्या जमानत प्रदान किया जाना था, फिर भी उसकी सुसंगत की कुल रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सीता राम पोपट बेताल AIR 2004 SC 4528। तो ये टिप्पणी थी। और एक मामले से देखेंगे हैं जमानत। राज्य की सुरक्षा के लिए धमकी से अंतर्ग्रस्त मामले। जमानत सामान्य रूप से इनकार किया जाना चाहिए। अभियुक्त पर आरोप था कि वह आतंकी कार्यों में प्रशिक्षित होने के लिए पाकिस्तान गया था। दूसरे अभियुक्त पर आरोप था कि वह धन की व्यवस्था करता था और उसके कब्जे से बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्र पाए गए। जमानत अस्वीकार किए जाने योग्य थी क्योंकि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला निर्मित हो गया था कि अफजल खान बनाम गुजरात AIR 2007 उच्चतम न्यायालय 21/11। ऐसे मामलों में भी जमानत को न्यायालय खारिज कर सकता है जिसमें यह देखा जाए कि वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। तो इन कुछ ऐसे मामले थे जिनसे हम आज समझे कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 क्या कहती है और किन मामलों में अजबांती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी, इस पर हम आप लोग आज विस्तार से चर्चा किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।